स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी थी, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने मुझे पूछे गए थे इंटरव्यू के अंदर। जितने भी इंटरव्यू मैंने दिए और सारे इंटरव्यूज़ के अंदर लगभग ये क्वेश्चन पूछे ही गए थे, तो मैंने उन्हें एक तरीके से एक जगह पे लिख लिया था कि मुझे जब भी इंटरव्यू देना है मैं इनको रेडी करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना अगर आपको हेल्पफुल लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि जो डेटा टाइप्स हैं वो सबसे पहले स्ट्रिंग होता है, ठीक है, नंबर होता है, तो और बूलियन होता है, ठीक है, नल भी होता है, अनडिफाइंड होता है, और उसके बाद एरे और ऑब्जेक्ट, इतना हमें बताना होता है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड की हेल्प से कि कैसे हम अगर वो लिखने को देते हैं और बताते हैं, लॉजिकली पूछते हैं कि कैसे करना है, हमें पता कैसे चलेंगे, हम कैसे इनको डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, वो मैं आपको कोड की हेल्प से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले से लिख रखा है। तो यहाँ क्या है कि जो हम जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप का जो भी हम इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन करते हैं, तो वो क्या एक डायनेमिक डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, जैसे हम जावा या कहीं पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अगर इंट वैल्यू डाल रहे हैं तो हम इंट नाम का मतलब की जो होता है डेटा टाइप डायरेक्टली लिखते हैं इंट, उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद वैल्यू। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए, बट उसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे उसी हिसाब से वो ट्रीट करेगा, उसी हिसाब का वो डेटा टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की वैल्यू उसे असाइन करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू मैंने गौरव एज ए स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट के अंदर इन सारे डेटा टाइप्स के जो भी हैं वेरिएबल्स हैं, इन सब के मैंने टाइप ऑफ निकाल लिए। टाइप ऑफ से मैं कुछ लॉजिक समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने x ले रखा था, x में मैंने गौरव ले रखा, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू मैंने दे दी, तो ये अभी एज ए स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ बाई को मैंने 100 दे दिया, जबकि मैं जो कीवर्ड है वो लेट ही ले रहा हूँ सबके लिए, बट यहाँ पे मैंने बाई इक्वल्स टू 100 दे दिया, तो ये नंबर की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, जेड इक्वल्स टू ट्रू दे दिया, मतलब ये बूलियन की तरह ट्रीट करेगा, डेटा टाइप जो है इसका बूलियन है। ए को मैंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, लेट ए लिया, मैंने डिक्लेयर किया, बट मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, और इनिशियलाइज नहीं किया मतलब ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया मैंने सही से, तो ये अनडिफाइंड में आएगा। बी इक्वल्स टू नल, अब एक्चुअली नल क्या है, नल जो होता है वो नथिंग होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर नल एक की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नल की कोई वैल्यू नहीं है, नल को हम कोई वैल्यू नहीं देते एक तरीके से, डेटा टाइप जो है, बट नल जो होता है उसका डेटा टाइप अगर माने तो ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नल होता है वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, बट हम इसको कोई वैल्यू नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नल बी इक्वल टू नल कर दिया, तो अगर बी का टाइप ऑफ निकालेंगे तो यहाँ आप देखोगे ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। सी की बात करते हैं, सी एरे है। ठीक है, सी एरे है, बट जब हम इसका टाइप ऑफ निकालेंगे ना तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। ये एक तरीके से लॉजिकल चीज़ है, थोड़ा सा आप समझने वाली, कि जब हम यहाँ पे है तो ये एरे, पर ये हम ऐसे डायरेक्टली नहीं पता कर सकते कि एरे है कि नहीं। उसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सी है, ये सी है, सी को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एरे डॉट इज एरे, और उसके अंदर मैं सी पास कर सकता हूँ। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि ये एरे है या नहीं है। वैसे अगर जब भी जैसे डी भी है तो मैं डी को भी यहाँ ले लेता हूँ साथ में, और मैं इसको टाइप ऑफ में डी ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखना फर्क क्या है, एरे और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है डी वाला और ये एरे है, दोनों को ये ऑब्जेक्ट ही बताता है, बट जब हम यहाँ पे एरे इज एरे करके अगर निकालेंगे तो डी को यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, ट्रूली ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है सी वाला। इसलिए देखो जब मैं इस एरे के अंदर पास कर रहा हूँ तो ट्रू आ रहा है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे मैं ये क्या है कि देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम एरे का टाइप ऑफ अगर निकालते हैं, ठीक है, तो
तो वो ऑब्जेक्ट आता है। हम कैसे पता करें कि कोई एक वेरिएबल जो है वो एरे है या नहीं है? तो यहाँ पे देखो एरे डॉट इज एरे किया मैंने तो सी वाला तो ट्रू आया क्योंकि वो एरे है, बट डी वाला है वो यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब ये ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। बेसिक जो होते हैं मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, यहाँ ये हो गया अनडिफाइंड, ठीक है, ये नल हो गया, ये एरे हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये बेसिक हमारे डेटा टाइप होते हैं। अगर मैं इनको एक्सप्लेन कर देते अच्छे से तो हमारा काम इनसे चल जाता है। एक और होता है रेजेक्स वाला, बट वो कभी हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो होस्टिंग होती है वो मैं कोड की हेल्प से समझाता हूँ। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? पहली बात तो डेफिनेशन की तरफ जाए तो होस्टिंग होती है, होस्टिंग लाइक इन होस्टिंग वी कैन यूज एनी वेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन। ओके, बिफोर डिक्लेरेशन मतलब मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। मान लो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, लेट नेम नेम इक्वल्स टू गौरव, ये मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। बट मैंने अभी इसको कहीं डिक्लेयर तो किया ही नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको जाके यहाँ पे लेट नेम, ठीक है, ये लेट नेम मैंने इस लाइन के बाद डाला। अगर मैं यहाँ पे इन सबको हटा दूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ और नेम डालता हूँ, नेम है, नेम जो मैंने डिक्लेयर किया वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या आता है यहाँ पे ऐप के अंदर, देखते हैं, गौरव आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है गौरव? क्योंकि ये होस्टेड वेरिएबल है जिसे मैंने पहले ही वो कर दिया, ठीक है। मतलब डिक्लेयर नहीं किया मैंने, इनिशियलाइज पहले ही कर दिया। देखो नाम या वैल्यू दे दी मैंने गौरव नेम को, ठीक है। बट जो है ना डिक्लेयर मैंने बाद में किया। तो वी कैन यूज एनी वेरिएबल बिफोर होस्टेड लाइक बिफोर डिक्लेरेशन एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर नोन एज होस्टिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आया? मैं मतलब सिंपली समझाता हूँ। कुछ डिक्लेयर करने से पहले अगर हम किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ क्या मतलब एक तरीके से वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो वो जो है ना वो होस्टिंग वाली प्रोसेसर कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, वाई डू वी यूज़ अ वर्ड डिबगर इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो एक्चुअली जो डिबगर है, डिबगर के लिए कोई मतलब कोड बेस नहीं है। डिबगर क्या है कि जब भी हम कोई एरर वगैरह कोड के अंदर ढूंढते हैं, पता लगाते हैं कि कहाँ से कौन सा एरर आ रहा है, फ्लो चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिबगिंग करना, डिबग करना, ठीक है। और प्रोसीजर और डिबगिंग होता है। और उसके लिए जो भी हम टूल यूज़ करते हैं, ब्राउज़र के अंदर हम यूज़ करते हैं console.log यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र पे देखेगी उससे क्या एरर है। तो वो जो एक तरीके से जो टूल है, कोई कीवर्ड है या कोई मेथड है, उसको हम डिबगर बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम जैसे डेव टूल यूज़ करते हैं और डिबगिंग के लिए रिएक्ट नेटिव में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रिएक्ट नेटिव में हम डिबगर यूज़ करते हैं, ब्राउज़र की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेव टूल यूज़ करते हैं, तो उन सारे टूल को जो बोल सकते हैं डिबगर। और डिबगर एक तरीके से एक टूल है और डिबगिंग प्रोसेस है एरर फाइंड करने की, कोई लॉजिक वाली चीज़ें, लॉजिक को चेक करने की स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये तो हो गया डिबगर वाली बात। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कोड बेस में समझाता हूँ। पहले सारा हटा देता हूँ यहाँ से। डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल क्या होता है कि डबल इक्वल में क्या होता है, पहले बता दो, एक और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ उसमें। सिंगल इक्वल होता है जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया लेट नेम, एक्स से लेता हूँ, एक्स इक्वल्स टू गौरव, मैंने ये ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे अभी सिंगल इक्वल है ना, ये सिंगल इक्वल है, तो ये क्या वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम, अब मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, लेट
मान लो मैंने क्या ले लिया, इस वाले के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं 100 ले लेता हूँ, और एक और लेट बाई लिया मैंने, उसको मैंने डायरेक्टली 100 ले लिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू चेंज, मतलब है स्ट्रिंग के अंदर 100 और डायरेक्टली ये नंबर वाला 100 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो क्या आना चाहिए, ठीक है, कंपेयर करूँगा तो मैं ट्रू फॉल्स यहाँ पे कराता हूँ। मान लो x डबल इक्वल यूज कर रहा हूँ पहले मैं बाई, अगर x इक्वल बाई है तो मैं प्रिंट कराऊंगा यस, अदरवाइज नो। इसको एक बार देखते हैं, यस आ रहा है, मतलब x और y को ये इक्वल बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, ये नहीं चेक कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है, ये वाली वैल्यू 100 है वो स्ट्रिंग के अंदर है या फिर ये नंबर है। ये सिर्फ इसके अंदर ये से दिख रहा है कि ये 100 100 लिखा हुआ है, इसे भी यहाँ दिख रहा है 100 दिख रहा है, इसलिए इसने ट्रू कर दिया और ट्रू को यस में दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल यूज कर लूँगा तो ये नो दिखाएगा। क्यों? अब क्या फ़र्क है, ये जो डबल होता है ना, ये डबल होता है, ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है, ओनली वैल्यू, पर ये जो होता है ना ट्रिपल वाला, ये वैल्यू भी चेक करेगा और उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। डेटा टाइप मतलब ये वैल्यू तो ठीक है 100 है दोनों में, बट ये एक्चुअल में स्ट्रिंग और ये नंबर ये दोनों सेम होने चाहिए ना, स्ट्रिंग भी, ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए, ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए। अब ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, तो फिर सेम कैसे हो गया? अगर आप धोखे से, गलती से, बाई मिस्टेक आपने यहाँ पे ऐसे लगा दिया और कोई लॉजिकल आप काम कर रहे हो और कंडीशन लगा दी, वो तो ट्रू कर देगा और आपकी कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा मोस्टली हम ट्रिपल यूज करते हैं, इससे वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को कंपेयर कर सकें। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा, चाहे आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दो, रिएक्ट का दो या रिएक्ट नेटिव का दो, ये क्वेश्चन 101 नहीं 200% पूछा ही जाएगा। और इस क्वेश्चन को रट लो आप अच्छे से, ठीक, अच्छे से लॉजिक समझ लो इसका, रट लो एकदम से। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले मैं आपकी एक डेफिनेशन बताता हूँ, क्योंकि 3 कीवर्ड हैं, तीनों की डेफिनेशन समझना जरूरी, उसके बाद मैं आपको कोडिंग में इसका इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं वेयर की, ठीक है। यहाँ पे इसमें वेयर की कहीं दे रखी है, मैं लेट वेयर यहाँ से देखता हूँ, ठीक है। तो जो वेयर है, वो वेयर क्या था, सबसे पहले हम यूज़ करते थे EX6 से पहले, मतलब 2015 से पहले जो भी लाइक स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट में वेयर ही चल रहा है। सारे वेरिएबल को, सारी वैल्यूज़ को डिक्लेयर करने के लिए, असाइन करने के लिए सब कुछ वेयर ही यूज होता था, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी नीड आई जिसमें हमें लेट और कॉन्स्ट को ES6 के अंदर, यहाँ पे देखो डेट दे रखी है, लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 2015, ठीक है। 2015 से पहले सिर्फ वेयर यूज होता था, ठीक है। फिर उसके बाद लेट आया और लेट के साथ फिर कॉन्स्ट भी आया, ठीक है। अब एक्चुअल में फ़र्क क्या है, ठीक है, एक्चुअल फ़र्क यहाँ पे हम देखेंगे क्या है कि जो सबसे पहले ये इन्होंने डिफाइन कराया यहाँ पे लेट को, 3 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, ठीक है। रीडिक्लेयर का मतलब क्या है, मैंने पहले x इक्वल्स टू गौरव ले लिया लेट करके, अब मैं दोबारा से लेट x इक्वल्स टू सौरभ नहीं ले सकता। कुल मिला के x को दोबारा से ही नहीं ले सकता, क्योंकि आप सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर रहे हो, मतलब दोबारा से डिक्लेयर कर रहे हो, वो नहीं कर सकते लेट के साथ, ठीक है। आपको जब भी यूज़ करना है लेट कीवर्ड का, जो वेरिएबल होगा उसको पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हो कि पहले आप x इक्वल्स टू, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कोड में कैसे। और तीसरा पॉइंट है इसका ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक कौन सा होता है, जब भी हम कर्ली बेसिस के अंदर कोई डिक्लेयर करते हैं तो कर्ली बेसिस के बाहर यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है, कर्ली बेसिस के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। कर्ली बेसिस एज ए ब्लॉक हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। मैंने ऐप के अंदर यहाँ पे फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को, ये हटाया मैंने और यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया लेट x इक्वल्स टू गौरव, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट कर दिया गौरव। अभी कोई दिक्कत नहीं है, गौरव आराम से प्रिंट हो जाएगा गौरव, ठीक है। अब उसने बोला था कि x को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, पहला पॉइंट,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट x इक्वल्स टू अंकित। देखो यहाँ रेड दिख रहा है ना, एरर आएगा भी। आइडेंटिफायर x हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है तो हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, उसका यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या करा, यहाँ मैं कंसोल, यहाँ मैंने लेट x इक्वल्स टू गौरव ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ डिक्लेयर करा। बट मैं इससे पहले ही कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं x यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। क्या कांट फाइंड दिस वेरिएबल कंसोल, देखते हैं, सेव करते हैं। यहाँ तो आ रहा है, यहाँ देखते हैं आएगा कि नहीं। के अंदर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये वाला यहाँ ये वाला दिख रहा है, इसको हम कर देते हैं कमेंट, जिससे आपको समझ में आएगा कि उसने दूसरा पॉइंट जो बोला था वो क्या बोला था। उसने बोला था कि भाई यहाँ पे डिक्लेयर तो कर रहे हो, पर यूज करने से पहले डिक्लेयर कर लो, बाद में डिक्लेयर करोगे तो वो वैल्यू जो यहाँ पे मैंने गौरव दे रखी है वो यहाँ आएगी नहीं। और वही हो रहा है यहाँ पे, देखो जब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। एक्स मिल गया बट उसको डिक्लेरेशन तो पहले करना चाहिए था, वैल्यू बाद में दे रहे हो। मतलब यहाँ एक्स में कोई वैल्यू है ही नहीं, यहाँ सिर्फ एक एज ए डेटा टाइप अनडिफाइंड आ रहा है, उसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू है, कोई डेफिनेशन नहीं उसे मिली, पर बाद में आपने डेफिनेशन दे दी। अगर आप यहाँ कंसोल लॉग करोगे, ठीक है, तो यहाँ एक्स यूज करोगे तो यहाँ आपको गौरव मिल जाएगा। देखो अनडिफाइंड आया पहले, फिर उसके बाद गौरव आ गया, क्योंकि आपने डेफिनेशन बाद में दी है ना, डेफिनेशन जब दोगे तभी तो वैल्यू मिलेगी। अब उसका तीसरा पॉइंट था कि ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, ब्लॉक के अंदर का मतलब क्या है, मैंने लेट एक्स इक्वल्स टू यहाँ ले लिया इसके अंदर। अब मैं एक्स को अगर वहाँ यूज़ कर रहा हूँ तो यूज़ कर सकता हूँ क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि एक्स मिलेगा ही नहीं उसे कहीं, बट मैं यहाँ यूज़ करूँगा इसके अंदर तो मिल जाएगा। तो ये जो कर्ली बेसिस है ये एक तरीके से ब्लॉक है। कोई मेथड, कोई फंक्शन आप बनाओगे, उसके कर्ली बेसिस के अंदर कोई फंक्शन बनाओगे और उस फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डालोगे तो उसे फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कर्ली बेसिस के अंदर ही यूज करना है, ब्लॉक स्कोप। तो ये तो होगी लेट की कहानी। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्स्ट की बात करते हैं। कॉन्स्ट के इसने फिर से 3 पॉइंट दे रखे हैं। कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, मतलब सेम चीज लेट की तरह हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रीअसाइंड, अब रीअसाइंड का मतलब क्या है कि हम वैल्यू द्वारा से चेंज नहीं कर सकते उस सेम वेरिएबल की। और वो कैसे, वो हम एक बार देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ कॉन्स्ट एक्स इक्वल, कहाँ लिख रहा हूँ भाई, कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स टू गौरव दे दिया मैंने। ठीक है, अब भाई तुम चाहते हो कि गौरव की जगह पे मैं अंकित प्रिंट कराऊँ, कॉन्स्ट में दिया है मैंने। फिर से मैंने क्या करा, एक्स इक्वल्स टू, री असाइंड की बात कर रहे हैं हम, डिक्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली हमें अंकित देना है। ठीक, पहली बात तो ये एरर दिखाएगा, प्रिंट होगा ही नहीं, कुछ एरर आएगा, बट मैं फिर भी इसको एक्स डाल लेता हूँ, करता हूँ सेव। यहाँ चलते हैं, देखो क्या टाइप एरर, एक्स इज रीड ओनली, मतलब रीड का मतलब क्या है, हम उसकी वैल्यू को सिर्फ रीड कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट इसका रीअसाइंड वाला भी हो गया। हैव ए ब्लॉक स्कोप, जो सेम चीज़ है लेट की तरह, कि हम इसे सिर्फ कर्ली बेसिस के अंदर अगर मैं डिफाइन किया है तो उन्हीं 2 कर्ली बेसिस के अंदर, क्लोज और लाइक ओपन एंड क्लोज के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, उसे बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे एक्स लिया है, यहाँ देखो यहाँ मैं कॉन्स्ट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, और बाकी सब ये हटा दे रहा हूँ, तो एक्स को यहाँ यूज नहीं कर पाऊँगा, यहाँ ऐसे फिर से एक्स मिलेगा नहीं। अगर आप सेव करोगे, कांट फाइंड वेरिएबल एक्स, ओके, तो ये भी ब्लॉक स्कोप वाला हो गया। अब बात करते हैं सबसे लास्ट
वेर, ठीक है। वेर क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे वेर की बात करते हैं, वेर कहीं मिल जाए हमें तो लेट के शायद आई थिंक वेर मिल जाएगा हमें। देखो वेर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एक नाम दे रखा है इन्होंने, स्ट्रिंग वैल्यू दे रखी, फिर से उन्होंने वेर एक्स इक्वल्स टू 0 ले लिया। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है कि वेर को हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार चेक करके देखते हैं, देखो ऐसे डेफिनेशन तो कुछ पता नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैंने एक वेर एक्स इक्वल्स टू गौरव ले लिया, अब मैं वेर एक्स इक्वल्स टू अंकित लूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा भाई, मैं प्रिंट कराऊँगा, कंसोल लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं एक्स डालूँगा। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए सोचो और कमेंट में बताना, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको सेव। पहले तो ये देखते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो और भी कहीं प्रिंट हो रखा, अच्छा यहाँ, मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, देखो एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं क्या आया, अंकित आया। अंकित क्योंकि मैंने पहले गौरव दिया था, बट बाद में एक्स को मैंने वैल्यू चेंज कर दी, मैंने अंकित दे दिया और अंकित आ गया। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया रीडिक्लेरेशन, अब मैं बात करता हूँ रीअसाइन का। अंकित आ गया, मतलब इसे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ये पूछते जरूर है क्योंकि ये क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है वो ES6 से जुड़ा हुआ है, जावास्क्रिप्ट ES6 से। क्योंकि बेसिकली जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपको ये ES6 के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप इंटरव्यू देने से पहले एक बार ES6 के अंदर क्या ऐड हुआ, क्या लाइक एडवांटेज हैं ES6 के, वो आप पहले ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर एरो फंक्शंस। ओके, तो एरो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जब भी आपने देखा होगा, मैं कोडिंग करता हूँ रिएक्ट नेटिव का, मैं UI बनाता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा मैं जब भी कोई चीज़, कोई UI बनाता हूँ बेसिकली, तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा एरो फंक्शन ही बनाता हूँ। और एरो फंक्शन होता क्या है, एरो फंक्शन आप देखोगे, देखो मैंने कॉन्स्ट न्यू, उसके बाद ये जो पोर्शन है इतना पार्ट, ये मैंने एक कॉन्स्ट न्यू क्या एक वेरिएबल ही तो है, फिलहाल यहाँ पे एक स्क्रीन का नेम है, बट न्यू यहाँ पे एक वेरिएबल हो जिसको मैंने असाइन किया है एक फंक्शन, जो एरो फंक्शन है। यहाँ देखो ये एरो फंक्शन है। तो ES6 के बाद ये ऐसे हुआ, ऐड हुआ। पहले हम फंक्शन अभी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, फंक्शन को हम डायरेक्टली लाइक ऐसे फंक्शन नेम न्यू और ऐसे करके ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी ऐसे, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये फंक्शन पहले हम बनाते थे फंक्शन कीवर्ड यूज करके, बट क्या है कि ES6 के बाद ये थोड़ा सा इजी हो गया, हम ऐसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और ये फंक्शन जो है जिसमें हम ये राउंड ब्रैकेट, उसके बाद ये एरो और ऐसे यूज करते हैं, यही है एरो फंक्शन जो ES6 में ऐड हुआ है, ठीक है। और इसका यही फ़ायदा है कि हम इस फंक्शन को एज ए वैल्यू पास कर सकते हैं किसी वेरिएबल को, ठीक है। तो ये हो गया एरो फंक्शन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाई ऑर्डर फंक्शंस, ठीक है। हाई ऑर्डर फंक्शंस, एक्सप्लेन हायर ऑर्डर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो भाई सबसे पहले अगर आपने मेरी और ट्यूटोरियल देखी है तो आपको ये समझ में आएगा कि हाई ऑर्डर फंक्शंस का मतलब क्या है। एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर और आर्गूमेंट जब हम किसी दूसरे फंक्शन को पास कर देते हैं तो वो जो फंक्शन होता है वो हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाता है, या वो पर्टिकुलर कोई फंक्शन जो रिटर्न एक फंक्शन कर रहा है, रिटर्न में जो वैल्यू रिटर्न करते हैं ना, तो वो रिटर्न वैल्यू में एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, तो वो भी हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। अब मैं आपको एक तरीके से एग्जांपल देता हूँ, लिख के बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अगर आपने स्टेट यूज करी है, सॉरी हुक यूज किया है, उसके अंदर यूज इफेक्ट यूज किया है, सेट टाइमर यूज किए हैं, ये क्या है, ये एक तरीके से हाई ऑर्डर फंक्शन है, यूज इफेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने क्या करा, कॉन्स्ट एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन 1, मैंने ये ऐसे
ऐसे बना लिया एक फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैंने करा दिया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने करा दिया फंक्शन 1, ये मैंने प्रिंट करा दिया भाई। ये मैंने फंक्शन बनाया था, नॉर्मल फंक्शन है, एरो फंक्शन है जो भी मैंने बताया था। मैंने क्या करा, ये कॉपी करा, एक फंक्शन और बना लिया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन 1 को पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया मैंने इसको फंक्शन 2, ठीक है भाई। और यहाँ मैंने डाल दिया फंक्शन 2। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डालूंगा, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं फंक्शन कॉल करूँगा, किसको, फंक्शन 2 को, ठीक है। और मैं पास कर दूंगा फंक्शन 1, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे जो फंक्शन 1 पास कर रहा हूँ ना फंक्शन 2 के अंदर, ये क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हाई ऑर्डर फंक्शन बन गया है, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन पास कर दिया पैरामीटर में, ठीक है, एज एन आर्गूमेंट। आर्गूमेंट ही तो है, ये आर्गूमेंट है इस फंक्शन का, फंक्शन 2 का, तो मैंने ये पास कर दिया। एक तो ये हाई ऑर्डर फंक्शन बन जाएगा फंक्शन 2। अब बात करते हैं कि कोई एक ऐसा फंक्शन मैंने मान लो यहाँ पे, पहले मैं प्रिंट करा के एक बार देख लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर में दूसरा फंक्शन को पास कर दो। जैसे हम यूज इफेक्ट के अंदर एक और फंक्शन पास करते हैं, जैसे हम यूज इफेक्ट कैसे लिखते हैं, यहाँ जो मैं बताता हूँ। यूज इफेक्ट हम कैसे लिखते हैं, यूज इफेक्ट ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर होते हैं, ये भी बेसिकली एम्प्टी ब्रैकेट ये भी ले लेते हैं हम, बट ये जो है ये क्या है, ये फंक्शन ही तो है जो यूज इफेक्ट के पैरामीटर में पहला आर्गूमेंट में पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब होता है सेट टाइम आउट, ये क्या है, यहाँ पे तो हम ये टाइम सेकंड्स वगैरह कुछ देते हैं, पर ये जो फंक्शन है ये इतना मैंने ये फंक्शन ही तो पास किया पैरामीटर में। ये देखो इस ब्रैकेट के अंदर ये पैरामीटर ही तो है, तो ये पैरामीटर में मैंने फंक्शन पास किया, मतलब ये भी तो सेट टाइम आउट भी तो एक हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ, ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ। तो कुल मिला के बस यही लॉजिक है कि एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में एज ए पैरामीटर या आर्गुमेंट पास कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या, ये जिस फंक्शन के अंदर पास करते हैं वो हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन ये है ना, यहाँ पे मैंने इसको अंदर डाल दिया, तो ये छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट कर दिए, और मैं यहाँ रिटर्न करूँगा कुछ, रिटर्न क्या, फंक्शन 1, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन 2 बनाया, बट इसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक और फंक्शन, ये वाला, ठीक है। तो ये फिर से फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। तो कुल मिला के 2 ही लॉजिक हैं, या तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर ले, ठीक है, तो वो हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा, या फिर एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करे, ठीक है, फंक्शन को रिटर्न करे, तो वो भी हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। तो ये तो था इससे इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस कीवर्ड। अब इस दिस कीवर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो दिस कीवर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की को निकालना होता है तो हम दिस के साथ उस की को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ उसका कोड बेस पे, ठीक है, कि मान लो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने पर्सन के नाम से बनाया। इसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी और फुल नेम दिया, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम डायरेक्टली, मैं एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूँ, डायरेक्टली अगर हम इसको दिस डॉट फर्स्ट नेम जो ऊपर ले रखा, अगर हम इसको ऐसे लेंगे, ठीक है, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम लेंगे तो हमें यहाँ पे, यहाँ से हमें ये हटाना पड़ेगा, ठीक है।
तो जब हम ले लेंगे तो हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी। क्यों? दिस का मतलब क्या होता है, वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जब भी हम दिस यूज करेंगे तो वो दिस किसी फंक्शन के अंदर यूज करेंगे जिससे वो एक ऑब्जेक्ट की कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सके। कुल मिला के जब भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वहाँ पे दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट में। तो मान लो अभी जो पहले मैंने लिखा था वो क्या लिखा था मैंने, कि ये एक फंक्शन फुल नेम के अंदर मैंने फंक्शन पास किया एज ए वैल्यू, ठीक है, और उस फंक्शन में मैंने रिटर्न क्या करा, दिस डॉट फर्स्ट नेम, जो यहाँ वाला है। अगर मैं इसको डायरेक्टली रिटर्न करूँगा तो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि वो ऐसे रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दिस कीवर्ड ये भी यूज़ करते हैं जब हम वैल्यू रिटर्न करते हैं। और रिटर्न कैसे होगा, यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न तो होगा नहीं वैल्यू में, किसी फंक्शन के अंदर ही जाकर रिटर्न होगा। तो मैंने एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया और यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम रिटर्न किया। अब जब हम इसको यहाँ पे फुल नेम को, फुल नेम क्या है, फुल नेम के अंदर फंक्शन ही तो मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली फुल नेम को एज ए फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब फंक्शन की तरह कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें जॉन मिल गया, ठीक है। एक तरीका और है इसको लिखने का, वो क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे, सॉरी, एक तरीका और लिखने का, मान लो मैंने लेट एक्स ले लिया और एक्स इक्वल्स टू मैंने पर्सन डॉट फुल नेम ले लिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्योंकि एक फंक्शन आ रहा है तो मैं फंक्शन ले लिया, मैंने पैरामीटर असाइन कर दिया इसको एक्स को, और एक्स को डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे, तब भी देखो जॉन आ रहा है। तो कुल मिला के अगर आपको याद रखना है तो याद रखने वाला पॉइंट यही है कि जो दिस कीवर्ड होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर से, ठीक है, उस स्कोप के अंदर रिप्रेजेंट करता है, उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करता है, और वो वैल्यू हम दिस की हेल्प से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं दिस कीवर्ड रिएक्ट के अंदर भी हम यूज़ करते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर, वो भी तो होता है कि वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करती है दिस कीवर्ड, ठीक है। बट फंक्शनल कंपोनेंट में हमें कोई दिस कीवर्ड यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली वैल्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के दिस का यही मतलब है, इतना आप बता सकोगे तो आसानी से, मतलब ईजी तरीके से आप इतना बता सकते हो, इससे ज़्यादा आपको डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर कॉलबैक्स, ठीक है। तो कॉलबैक क्या होता है कि मान लो मैंने कोई फंक्शन है, ये फंक्शन था ना, ये फंक्शन ही था ना, जैसे मैं अगर बात करूं फंक्शन की, तो मैंने कोई एक फंक्शन है, मैंने यहाँ कॉल करके इस लेट वाले वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अब मैं इसे अभी मैंने अभी सेव कर लिया रिजल्ट इसके अंदर एक्स के अंदर। अब मैं बाद में इसे जब भी कॉल नीड पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जब भी मैं कॉल करूँगा तो बाद में कॉल कर लूँगा। कॉल बैक मतलब क्या होता है, कोई टास्क करने के बाद आप बाद में किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। कॉल बैक का मतलब ये होता है। तो जब भी हमने अभी हमें नीड पड़ी तो यहाँ हमने कॉल कर लिया, हमें नीड पड़ी तो हम टेस्ट के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और दूसरा ये है, एक चीज़ और है, कॉल बैक का मतलब क्या, मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा और उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन करा, और उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली किसी की में ले रहा हूँ वेरिएबल में, और उसको बाद में जब टाइम है, जब नीड है, तभी मैं कॉल कर रहा हूँ, हमेशा कॉल। एक तो क्या होता है कि जब भी मैं किसी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, ये वाला जैसे हम पहले कर रहे थे, यहाँ पे तो डायरेक्टली कॉल हो गया ना, ये कॉल बैक नहीं हुआ, ये डायरेक्टली कॉल हो गया, मतलब सेम टाइम में टास्क हो गया कंप्लीट। पर जब हमें बाद में किसी एक कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसको कॉल करना है, तो मान लो ये कि मैंने एक्स ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, कोई एक और फंक्शन है, बताता हूँ, लेट, ठीक है, और मैंने मैंने एक कॉन्स्ट एक फंक्शन ले लिया, कॉन्स्ट, ठीक है, और इस कॉन्स्ट, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट एक फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एक कॉन्स्ट में फंक्शन ले लिया कॉल बैक समथिंग, ऐसे मैंने ये फंक्शन ले लिया। अब मैं इस फंक्शन को जब भी कॉल करूँगा तो मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी इस एक्स को, तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने इस वाले एक्स के अंदर सेव कर लिया। बट जब नीड पड़ेगी, कॉल बैक का मतलब क्या है कि बाद में कॉल कर लूँगा, इस फंक्शन को मैं बाद में कॉल कर लूँगा जब मुझे नीड पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे कर लो, ऐसे यूज़ कर लो। कंसोल, इसके अंदर मैंने कंसोल यहाँ लगा दिया, ठीक है, कंसोल लगा लिया, और मैं इसके अंदर एक्स को ईजिली कॉल कर सकता हूँ बाद में। तो कॉल बैक का मतलब ये होता है किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद कोई दूसरा फंक्शन हम कॉल करते हैं, बाद के लिए हम उस फंक्शन को, लाइक यहाँ पे मैंने कॉल करके पर्सन डॉट फुल नेम को कॉल करके रख लिया अपने पास। अब मुझे जब नीड पड़ेगी बाद में, तो बाद में इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। तो कुल मिला के यही मतलब है कॉल बैक का, ठीक है। अगला जो है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी मेथड के अंदर पास कर रहे हैं, लाइक हमने पास करा ऑब्जेक्ट को
बट वहाँ पे जाके हम ऑब्जेक्ट को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कीज़ होती हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट से, तो उस प्रोसीजर को हम डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब उसे कोड की हेल्प से समझते हैं कि मान लो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें इसको हटाता हूँ फिलहाल। ठीक है, मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया ये वाला। ठीक है, और मैंने एक मेथड बना लिया कॉन्स्ट प्रिंट डेटा, और इसके अंदर मैं ये वाला डेटा पास कर दिया। ठीक है, अब इस मेथड को मैं कॉल कहाँ करूँगा, तो एक कॉन्स्ट मेथड और बना लिया, कॉल प्रिंट डेटा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने पास क्या कर दिया, यहाँ मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ, डेटा 1, जिससे आपको ये ना लगे कि सेम ये वो वाला डेटा नहीं, यहाँ से जो डेटा हम भेजेंगे इस मेथड के अंदर वो वाला डेटा है। ठीक है, मैंने क्या करा, प्रिंट डेटा कॉल किया और इसके अंदर मैंने डेटा पास कर दिया ऊपर वाला। ठीक, और मैंने क्या करा, एक यूज इफेक्ट कॉल कर लिया। और मैंने यूज इफेक्ट सिंगल बार में कॉल कर रहा हूँ, तो इसको अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉल प्रिंट डेटा को मैं कॉल कर लूँगा इसके अंदर बस। ठीक, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू, कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट डेटा के अंदर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं वो वैल्यूज़ को डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ जो इस डेटा जो हमारे पास आ रहा है उससे। तो मान लो मेरे पास क्या डेटा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेम, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, डीस्ट्रक्चर कर ले रहा हूँ डायरेक्टली, मैं डेटा 1 नहीं ले रहा हूँ। मैं क्या कर लूँगा, नेम एंड एज। ठीक, अब मैं यहाँ पे कंसोल करके देखता हूँ, नेम प्लस एज। अब देखो, जब मैंने यहाँ पास किया तो मैं डायरेक्टली डेटा ही पास किया ना, पूरा ऑब्जेक्ट पास किया, बट मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कीज को एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहा हूँ। इस प्रोसीजर को ही डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। अब मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या एरर आएगा क्या नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे देखो गौरव और 26 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की, जो मैंने यहाँ से डायरेक्टली पास कर दिया, यहाँ पे मैंने रिफाइन किया ऊपर। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पास कर दिया इस फंक्शन के पैरामीटर में। इस वाले फंक्शन में जाके मैंने नेम और एज को अलग अलग ले लिया डायरेक्टली। मैं यहाँ पे डेटा 1 भी ले सकता था और डेटा भी डायरेक्टली लिख सकता था, फिर उसको डेटा डॉट करके यूज कर सकता था। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ कैसे, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, अभी तो यहाँ पे फिलहाल मैंने ये ले रखा है, इसको मान लो मैं ये ना लेके मैं डेटा ले लेता, सिर्फ डेटा। तो ये वाला कमेंट करो और यहाँ पे मैं डेटा डॉट नेम इस तरीके से प्रिंट कर सकता था। ठीक है भाई, प्रिंट करता तो देखो गौरव आ गया। एक तो ये नॉर्मल तरीका, पुराना तरीका हो गया इसको। ठीक है, बट अब क्या है कि हम डायरेक्टली जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको, ऑब्जेक्ट को हम इसी पैरामीटर के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ही तोड़ लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और एक्सट्रैक्ट में क्या, जो कीज़ हैं वो डायरेक्टली हम लिख देते हैं। अब ऐसे आप डायरेक्टली यूज़ करोगे, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। और यही प्रोसीजर जो है वो डीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन पीडीएफ का है। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इन 10 क्वेश्चन के बाद अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले 10 क्वेश्चन जो जावास्क्रिप्ट के मैन हैं। ठीक है, और मैन सेलेक्टेड 10 क्वेश्चन अगले जो हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।